हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टॉप ट्रेंडिंग जीके। मेरा नाम शिवानी जादौन है और आपकी क्लास की ये आपकी 9th क्लास है। और जैसा कि हम रेलवे की टीसीएस की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, ये हमने सीजीएल जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं सीजीएल में उनको हमने उठाया हुआ है। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, ठीक। ये है एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है और प्रतिवर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या की 5 गुनी है। यदि ब्याज की दर को 3% की वृद्धि की जाती है तो 6 वर्षों के लिए 5600 पर साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, इसने इस तरीके से आपसे बोला है। तो सबसे पहले जो हमें निकालना है, हमें धनराशि इसने बोल रखा है, 1 मिनट देखो। आपको पता है निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की धनराशि का 5वां हिस्सा है। सपोज मैंने बोला कि अगर हमारे पास जो प्रिंसिपल दे रखा है वो अगर पी है और अगर उसके एसआई की बात हो रही है, मैंने बोला पी अगर 1 है तो एसआई 1/5 हो जाएगा। ठीक है, उसका 5वां हिस्सा, ये अगर पी 1 होगा तो एसआई 1/5 हो जाएगा। अच्छा ठीक है। और अगर उसने कहा है कि फिर उसके बाद क्या कहा है कि अगर फिर रेट में 3% की वृद्धि, ये आपका सेकंड, अगर जब हम रेट निकाल लेंगे फिर उसमें 3% की वृद्धि करेंगे तो सेकंड वाली रेट होगी और उसमें बोल रहा है कि वो इतने पर प्रिंसिपल फिर ये होगा। इस तरीके से आपको फिर उस पर भी ब्याज की गणना करनी है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को पुट करते हैं। ऐसा ही आपका 1 दे रखा है, ठीक है। और इसने एक चीज और बोली है कि जो प्रतिवर्ष ब्याज की दर है ना, वर्षों की संख्या की 5 गुनी है। मैंने बोला अगर टाइम अगर टी है ना तो रेट कितनी होगी, रेट कितनी होगी 5 गुना 5t। ये हो जाएगी रेट और ये हो जाएगा टाइम। ठीक है, ये चीजें आपको गिवन है फॉर फर्स्ट इक्वेशन। पहली वाली इक्वेशन बनाने के लिए आपको ये सारी चीजें गिवन है। तो ये हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा, ये होगा आपका एसआई, 1 हो गया आपका प्रिंसिपल। और अगर टाइम की बात करते हैं तो टी होगा और अगर रेट की बात करते हैं तो 5t होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 100। क्लियर हो गया ये आपको? आप इसको कट करोगे, ये कितना जाएगा 20 और ये कितना जाएगा 4, यानी कि टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यानी कि बात टाइम कितना है आपका 2 ईयर टाइम है। टाइम कितना है आपका 2 ईयर। अच्छा बात बताओ, अगर टाइम 2 ईयर है तो रेट में अगर टी की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 5 × 2 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, यानी कि रेट 10% हो गई। ठीक है, रेट कितनी हो गई 10% हो गई। टाइम आपका 2 ईयर हो गया। इसने बोला है कि 3% की वृद्धि की जाती है रेट में। आप क्या करोगे 3% की वृद्धि करोगे तो जो 10 थी आपकी R2 कितनी बन जाएगी, R2 कितनी बन जाएगी आपकी 13। ठीक है, फिर उसने बोला है 6 वर्षों के लिए टाइम 2, T2 कितना बन जाएगा 6 ईयर। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ये कितना है आपका 5600, ये 5600, ये है आपका 5600। आपको नीचे 100 से डिवाइड देना पड़ेगा और ये कितना हो जाएगा 13 × 6 = 78। ठीक है, अब आप देखिए 100 से ये 100 गया, अब 8 × 6 = 4 8, पीछे आएगा आपका 8, यूनिट डिजिट आपकी क्या होगी 8 होगी। आप क्या देख रहे हो इन सभी ऑप्शंस में, आप पीछे 8 देख रहे हो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिसमें 8 ना हो पीछे। तो आप क्या करोगे, आप डिजिटल सम लगाइए। 7 7 × 14 15, 5 और 1 6, ये 6 और 5 11, ये होगा 2, 6 दूनी 12, 12 को क्या बोलोगे 2। अब ये आप क्या कर रहे हो, ये कैलकुलेशन नहीं कर रहे, ये आपका डिजिटल सम के हिसाब से किया है आपने, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, 2 1 3, इसका आपकी वैल्यू आ गई 3। अब आप देखो कौन सी ऑप्शन है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें डिजिटल सम लगाने पे 3 आ रहा है। आपने कहा कि मैम, आप देखिए, देखो सब में 4 है, सब में 8 है, 4 है 8 है, 4 है 8 है, 4 है 8 है। ठीक है, और सब में 6 भी है, 6 भी है, 6 भी है, 6 है, ये आपका ये भी 6 है। इसका मतलब है कि इन सब से तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जैसे कि मान लो आप क्या कर रहे हो, जैसे कि ये सब में ही है तो आपका यहाँ 3 बच रहा है, यहाँ 6 बच रहा है, यहाँ 1 बच रहा है और यहाँ 2 बच रहा है। इस तरीके से है। आपको क्या चाहिए था 3 चाहिए था, 3 ये रहा,
बाकी किसी में 3 है नहीं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो सब सेम है ना, एक एक डिजिट ही चेंज है, और वो डिजिट हमें चाहिए वो 3 ये रहा। बाकी आपको चेक करना है, आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। आप कैसे चेक कर सकते हो? आप कहोगे 4 5 6 7 और 6 6 दूनी 12 13, 13 का 4 और 8 और 4 12, 12 का 3। इसको देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 6 दूनी 12, 3 और 4 7, 7 7 दूनी 14 और 15, 15 5 और 6, इसका 6 आएगा, ये तो होगा नहीं। इसको देखो 8 और 1 9, ये तो ऐसे ही कट गए। 6 और 4 10, 10 का 1 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। आप इसको देखो ये हो गया 8 और 9 10 का 1, और ये होगा 6 7 और 7 और 4 8, और ये हो गया 2 10, और ये 10, और ये हो जाएगा 6 7 और 7 और 4 कितना हो गया, ये आपका 13 होगा, तो ये 4 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, 11 आएगा, 7 और 4 11, तो ये भी नहीं होगा, 2 आ जाएगा ये। ठीक है, ये वाला हो गया। तो आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं मिला, सिर्फ एक का आपको डिजिटल सम मिला है 3, बाकी आपको किसी का नहीं मिला। ठीक है, तो आपको आपका ऑप्शन मिल चुका है 4368। क्या आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करके? 4368, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है, आपको सॉल्व करना है बस, इसको आप सॉल्व कीजिए। 45 डिवाइड बाई 3, देखो 40, ये है आपका 45 डिवाइड बाई 3, फिर है आपका प्लस, ये है आपका 4a, और आप जाओगे आगे, ये होगा माइनस के 48, और ये जाएगा 24, और ये जाएगा 4, इक्वल ये हो जाएगा 1। तो आपसे पूछी है a की वैल्यू, आपसे क्या पूछा है? a की वैल्यू पूछी है, 1 है ये। ठीक है, a आपका यहाँ है, इसकी वैल्यू आप देखो ये कितनी आ जाएगा, 15 प्लस 4a माइनस 2 4 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस के 2 आएगा, 15 17, यानी कि 4a प्लस 17 इक्वल 1, 4a इक्वल माइनस के 16, a माइनस के 4, a की वैल्यू क्या आ गई आपकी? -4, a की वैल्यू -4, ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, सॉल्व करना था, 4a था ही आपका, ये 2 आ जाएगा, ये 4 है, थोड़ा सॉल्व किया और आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, -4 आ गई। कैसे आई? क्योंकि आपका जो ये था आपका 17 उधर जाएगा तो माइनस का होके जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो पता होगा कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और इस प्रकार 10% का लाभ प्राप्त करता है। हमें क्या पूछा है इसने? फिर क्या पूछा? वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। आपको क्या पूछा है? सीपी और एमपी का अनुपात पूछा है। ये हो गया आपका सीपी, ये हो जाएगा आपका एमपी। ठीक है, सीपी क्या होता है कि आप 100 से डिस्काउंट घटा दो, 100 से डिस्काउंट घटाओगे तो 80 आ जाएगा, 100 माइनस 20। और आपको क्या फिर एमपी क्या होता है कि जो भी आपका 100 है उसमें आपको प्रॉफिट जोड़ना पड़ता है। ये क्या हो जाएगा? 110, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8:11, ये आपका आंसर आ जाएगा। 8:11 आपका आंसर है। क्लियर हो गया होगा आपको, 8:11 आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्या होता है, सीपी जब निकालते हो तो क्या करते हो आप? सीपी 100 से आपको ये माइनस करना पड़ता है डिस्काउंट, और एमपी के लिए क्या करना पड़ता है? आपको एमपी में प्रॉफिट को 100 में प्रॉफिट को जोड़ना पड़ता है, तो आपका 110 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, इसने बोला एक कागज का आयताकार टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। कितना है? 50 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसको बनाते हैं। सबसे पहले टुकड़ा है, ये क्या है? 50 सेंटीमीटर लंबा और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। यदि कागज को इसकी चौड़ाई के
साथ लपेटा जाता है। यानी कि अगर इस कागज को आप इसकी चौड़ाई के साथ लपेटोगे उसके तरीके से तो बेलन बनाया जाता है। बेलन कैसा बनेगा? इस तरीके से आपका बेलन बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि इसने इस 22 की जो आपकी चौड़ाई थी जो कि 22 सेंटीमीटर थी उसके उसके उस उसके थ्रू आपको लपेटा गया है। यानी कि ये आपका जो अब पहले जो 22 थी ये ऐसे आपका सर्कल बन गया और ये इसकी वैल्यू 22 हो गई। और जो आपकी हाइट होगी वो 50 है, जो आपकी लंबाई थी वो अब आपकी इसकी हाइट बन चुकी है। 50 सेंटीमीटर आपकी हाइट बन चुकी है और ये आपकी 22 सेंटीमीटर आपकी 2πr की वैल्यू हो जाएगी। आप कहोगे वो कैसे होगी, इसको 2πr की वैल्यू कैसे बोल देंगे? क्योंकि अगर ये एक सर्कल अब सर्कल के रूप में फॉर्म हो गया तो परिधि हो गई, एक वृत्त की परिधि की काम कर रहा है। और परिधि क्या होती है? 2πr होती है। तो इसको 22 को 2πr के इक्वल रखोगे, 2πr इक्वल टू 22, ये हो जाएगा 2, ये 22/7 r, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा r की वैल्यू क्या आएगी? 7/2 आएगी। ये r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/2 आ जाएगी। तो आपसे पूछा है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पूछा है, इसका आयतन पूछा है। आपको हाइट पता है, रेडियस पता है, आयतन πr² होता है। क्लियर? आप निकाल दोगे तो क्या होगा? आयतन क्या होगा बेलन का, है ना? बेलन का आयतन πr²h, ये हो गया आपका बेलन का आयतन। ये हो जाएगा 22/7, r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/2, और ये क्या हो जाएगी? 7/2, और ये हो जाएगी 50। ठीक है, ये आपका हो जाएगी। इसको आपको करना है कैलकुलेट। अच्छा एक बात बताओ, 7 से 7 चला जाएगा, 2 से ये 11 बार जाएगा, 2 से ये 25 बार चला जाएगा। लेकिन आप एक बात बता रहे हो 11 तो रह रहा है, 11 तो आपका है, 11 तो कटा नहीं। अच्छा अगर 11 नहीं कटा तो क्या हम ऑप्शन में जाके ये नहीं देख सकते कि 11 का मल्टीपल कौन सा है? 11 का मल्टीपल कौन सा है? चलो ऑप्शन में चलते हैं। आप बताइए, ये देखो यहाँ से देखो, 2 2 4 और 5, 1 आएगा, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, 2 2 4 और 5 और 1 6, 2 आएगा, ये तो हो नहीं सकता। ये देखो 2, ये हो जाएगा 3 और 9 5 14 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? 11 आ जाएगा। ये हो सकता है। इसको भी देखते हैं, ये होगा 2 1 3 और 8 और 5, ये कितना होगा? 8 9 10 11 12 13, ये 13 हो जाएगा। तो कितना आएगा? ये भी 10 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा आ रहा है जिसका जो 11 का मल्टीपल है, जो 11 का मल्टीपल है। सिर्फ एक आपको एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा है, बाकी आपको कोई ऑप्शन ऐसा मिला नहीं। पूरी कैलकुलेशन इसकी करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, समझ में आपको आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो 1925 है, तो क्या हो जाएगी? 1925। ठीक है, सॉल्व करनी नहीं थी, उसी से हमें चेक कर लेना था। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। आप देखिए, एक त्रिभुज एबीसी में AB और AC बराबर हैं। क्या है? एक त्रिभुज बनाओ, एक त्रिभुज बनाओ। इसने बोला है कि A एंगल A इक्वल टू 80 है और AB AC, A आपका 80 डिग्री है और A फिर ये होगा B, ये होगा आपका C। इसने बोला AB AC के बराबर है, AB AC के बराबर है। यानी कि जब ये दो भुजाएं बराबर हैं तो जब भी भुजाओं के सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। इस तरीके से ये एंगल भी बराबर हो गए। जब दो भुजाएं बराबर है तो एंगल भी बराबर हो गए। ये 80 है। आपको पता है ट्राइंगल के जो सभी एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 होता है। तो 180 माइनस 80 कितना आया? 100। और आपको ये पता है कि ये दोनों x x हैं, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। तो 100 का हाफ करोगे यानी कि 2x इक्वल टू 100 आ गया और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 आ जाएगी। यानी कि दोनों एंगल जो भी है वो कितने हैं आपके? 50 डिग्री के एंगल आपको ये दोनों मिल जाएंगे। और आपका आंसर क्या है? आप देखोगे ऑप्शन में जाके तो 50 डिग्री विल बी योर आंसर, 50 डिग्री विल बी योर आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ चुका है क्वेश्चन, इसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पाइप ए आमतौर पर एक टैंक को 6 घंटे में भरता है, लेकिन टैंक के निचले भाग में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 2 घंटे अतिरिक्त समय लगता है। एक बोल रहा है कि पाइप ए, एक पाइप ए था, एक पाइप था ए,
एक पाइप ए था और लेकिन टैंक के नीचे अब मान लो एक बी ए प्लस बी लगा और ये बी है ना, ये रिसाव के कारण है, नहीं रिसाव के कारण नहीं, रिसाव के कारण है तो बी नहीं लिखना ना। मान लो ए था, ये था, ये भरता था आपके 6 आवर में, कितने घंटे में, 6 आवर में भरता था। उसने कहा कि रिसाव के कारण, तो रिसाव के कारण, अब रिसाव ऐसे लिख दो, इसके कारण क्या हो रहा है, ये कितने घंटे में 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है तो 8 घंटे में भर रहा है, ठीक है। उसके कारण क्या हो रहा है, 8 घंटे में भर रहा है, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 24, 24 आ जाएगा इसका एलसीएम। ये कितना आ जाएगा, 8 3, ये 4। यानी कि एक बात बताओ, वैसे तो वो 4 भर रहा था और ए प्लस रिसाव हो रहा है, ये तो चल रहा है, फिर भी चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि ए बंद हो चुका है, ए तो चल रहा है, ए प्लस रिसाव हो रहा है तो 8 घंटे ले रहा है। तो आप कहोगे देखो पहले जब ए भर रहा था तो 4, इस ऐसे भी करते हैं, देखो इसको करने का तरीका ये भी है कि 4 और प्लस रिसाव जब भी मिले तो उसने क्या कर दिया, 3 कर दिया, 3 घंटे ले रहा है। बाद में क्या कर रहा है, ये 3 यूनिट पर आर के हिसाब से भर रहा है, 3 यूनिट पर आर के हिसाब से भर रहा है। तो आप एक बात बताइए, ये 4 है तो रिसाव की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर जिसको नहीं आती वैसे साफ दिख रही है, ये 3 - 4 हो जाएगा, यानी कि -1 आ गया, यानी कि रिसाव ही है, यानी कि कम कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है, तो 1 आ गया। अब क्या बोल रहा है वो कि रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा, ये टैंक पूरा भर दिया, सपोज पूरा टैंक भर चुका है, पूरा टैंक भरा हुआ है, अब रिसाव अगर होगा तो कितने घंटे लगेंगे, वो कह रहा है कि एक यूनिट पर आर, 1 यूनिट पर आर के हिसाब से निकालता रहेगा पानी टैंक। तो पानी टैंक अगर एक यूनिट पर आर के हिसाब से निकालेगा तो 24 यूनिट अगर वो भरा हुआ है टोटल, तो 24 यूनिट है उसमें, 24 यूनिट को कितनी देर में भरेगा, कितनी देर में खाली कर देगा, तो ये हो जाएगा 24/1, यानी कि 24 आर। ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो ये कोई भी एक ऐसा दिन बताओ जिस दिन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, कोई भी ऐसा दिन होगा। अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वो वाले क्वेश्चन है कि ये आप एक बार इनको देखते रहोगे, इनको तो आप गलत करोगे ही नहीं। ये वही वाले क्वेश्चन है जिनकी मैं आपसे बात करती हूँ कि आप टीसीएस के पैटर्न को अगर पहचान लेते हो तो वो जो नंबर में बोल रही थी कि 7 8 9 10 नंबर ऐसे होते हैं कि जो एक रिपीटेड मोड पे क्वेश्चंस होते हैं जिससे कि आप सीधे सीधे 10 क्वेश्चन बना सकते हो। उनमें से एक क्वेश्चन है ये। अगर इस तरीके की बात करें, जैसे क्यू का है ये, आप बताओ ये कोई ए क्यू दिख रहा है माइनस बी क्यू दिख रहा है, इतना हमें यहाँ दिख रहा है। इसने फिर ए स्क्वायर दिख रहा है, ये हमें नहीं पता अभी क्या है, और ये बी स्क्वायर दिख रहा है। अच्छा ये बताओ कि जब क्यू फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी होता है, फिर एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। क्या होता है, प्लस ए बी। यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट में क्या जाएगा, प्लस ए बी जाएगा। अच्छा अगर ब्रैकेट में वहाँ प्लस ए बी होता है तो क्या ये ए बी की वैल्यू है, आप कहोगे 4.2 का 1.2 में दोगे, 2 2 4 ही आ जाएगा, 12 दूनी 24 के 4 2 और 12 चौक 48 49 50, हाँ ये है, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, यानी कि तो ए बी की वैल्यू है। यानी कि ये अगर ए स्क्वायर है, ये ए बी है और ये आपका बी स्क्वायर की काम कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है ए माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है ये है। इसका क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा प्लस ए बी। ये हो चुका है, ठीक है। अब ऊपर क्या लिखा है आपका, ऊपर तो आपको ये लिखना पड़ेगा, मतलब 4.2 का क्यू, तो क्या लिखोगे इसको, ये होगा 4.2 का क्यूब माइनस 1.2 का क्यूब। नीचे आपका क्या लिखा है, 4.2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 5.04 प्लस 1.2 का स्क्वायर, ठीक है ये होगा। इसको फॉर्मूले को खोलोगे तो मैंने बताया जैसे कि 4.2 होगा माइनस 1.2 होगा, बाकी का ब्रैकेट क्या होगा, यही होगा सेम, नीचे क्या है यही है सेम, सेम से सेम कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 4.2 माइनस 1.2, इसकी वैल्यू क्या आएगी 4.2 माइनस 1.2, ये क्या आ जाएगा 3 आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो नीचे है वही आपका, इसको खोल के यहाँ और यहाँ आने वाले हैं, वो कट जाएंगे, 3 आपका आंसर हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने कहा है
8,400 की धनराशि को साधारण ब्याज की 7% की वार्षिक दर पर 11,928 होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। ठीक है, एक बात बताओ, ये क्या है 8,400, इससे घटाओगे, यानी कि कोई अगर धनराशि थी ये वाली और इसको 7% की ब्याज पे समय पूछ रहा है, इतना पैसा कब बन जाएगा। अगर आप धनराशि, अगर इसमें से धनराशि घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ऐसा ही मिलेगा, आपको ब्याज मिलेगा। तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आप इसको घटा के देखो। ये है आपका अमाउंट, अमाउंट है 11928, प्रिंसिपल है आपका 8400, तो आपका ऐसा ही क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये होगा 2, ये होगा 5, 8, 9, 10, 11, 3। ठीक है, यही तो होगा 8, 9, 10, 11, ये हो गया आपका SI की वैल्यू निकल आई। अब SI को आप रखोगे 35282 पर रखोगे, नीचे आपको क्या लिखना पड़ता है, आपका प्रिंसिपल 8400 रखना पड़ेगा और 7% रखना पड़ेगा या 100 करना पड़ेगा। ये आप क्या निकल के आएगा, ये आपका टाइम निकल के आता है, ऐसे 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो ये क्या होगा 7 चौक 28, 8, 2 और 7, 8, 56, 57, 58, ये होगा 5, 8, 5, 8, 8। ये 5, 8, 8 से कितनी बार जाएगा, 3, 3, 5, 2, 8। आप देखो पीछे 8 अगर इसका आप करोगे, पीछे 8 कब आएगा, 8 के पहाड़े में 8 कितनी कब आता है, लास्ट में 8 आ जाए तो क्या होगा, 8 छिंग 48, 6 पे 8 आता है, 8 चौक 8 चौक 32, 8 छिंग 48। तो आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं 6 के आसपास है ये, और आप इधर देखोगे 5 से देखोगे तो ये भी 6 के आसपास आ रहा है, 5 छिंग 30, थोड़ा सा ऊपर है, 5 7 35 भी जा सकता है, पर लास्ट की तरफ देखोगे तो 6 आएगा। ऑप्शन में देखो सिर्फ यूनिट एक ही एक डिजिट है, मतलब ऐसा तो नहीं है, देखो ये तो क्वेश्चंस हैं ये वाले, तो ये है आपका। आप ऑप्शन से देख रहे हो कि हमें एक ही बार कटेगा, जो भी ऑप्शन आएगा एक बार कट के आएगा। इन सब में देखो 8 से 8 8 64 4 आएगा पीछे, ये तो हो नहीं सकता, 5 40 0 आएगा, ये नहीं हो सकता, 2 8 16 ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ 6 एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप करोगे तो पीछे 8 ही आएगा। तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये 6 टाइम। तो 6 ईयर विल बी योर आंसर, 6 ईयर विल बी योर आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसने बोला PQR में एक ट्रायंगल है PQR, उसमें MN और S क्रमशः भुजाओं PQ PR QR के मध्य बिंदु है। यदि ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल 46 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज MNRQ का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, आप सबसे पहले क्या बनाओगे, एक ट्रायंगल बनाओगे। आपने बनाया एक ट्रायंगल, ट्रायंगल, हाँ ये हो गया ऐसे। आप देखो PQR ट्रायंगल, बड़ा वाला एंगल क्या है PQNR, ये आपका बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। फिर आप देखोगे PQ PR QR, तो PQ PQ QR के मध्य बिंदु है जो कि MNS क्या है, M किसका होगा, M किसका होगा PQ का, PQ का क्या होगा M, N किसका होगा PR का, फिर क्या बचा S। आपसे पूछा है कि MNRQ का क्षेत्रफल बताइए, MNRQ का, यानी कि अगर हम एक ट्रायंगल को एक यूनिट, इसको एक 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 यूनिट मानते रहें तो आपसे 3 यूनिट की वैल्यू पूछी है, इसने कितने कितने को समा लिया अपने अंदर, कितनी यूनिट को अपने अंदर समा लिया है। आप देखोगे कि इसने समाया है इस वाले पार्ट को अपने अंदर समा लिया है, इस वाले पार्ट को अपने अंदर समाया है। और आपको क्या दे रखा है PQR में, आपको किस ट्रायंगल का क्षेत्रफल दे रखा है 46 दे रखा है, और वो दे रखा है PQR का 1 2 3 4, यानी कि 4 की वैल्यू आपको 46 दे रखी है, यानी कि 4 की वैल्यू आपको 46 दे रखी है, 1 की आपको वैल्यू 46/4 दे रखी है। आपसे कितनी पूछी है, आपसे 3 की वैल्यू पूछी है। ये 4 से कितनी बार जाएगा, 4 एकन 4, 4 एकन 4 और 4 पन्ना 20, ये हो गया 3, 5 5 15 और 1 11 33 34, 34.5 इसका आंसर आ जाएगा, 34.5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, हमने पूरा कुछ सॉल्व नहीं किया, हमने क्या माना, हमने माना इसको यूनिट, हमने क्या माना इसको यूनिट। और एक हमें कितनी यूनिट की वैल्यू पूछी थी, आपको 3 यूनिट की वैल्यू पूछी थी, आपको गिवन क्या था 4 यूनिट की वैल्यू गिवन थी, ये भी ऐड था, पूरा था ना, PQR की वैल्यू थी आपके पास
ये पी क्यू आर की वैल्यू है 46, यानी कि पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी थी, 4 की वैल्यू दे रखी थी, 3 की वैल्यू पूछी थी, जो कि हमारी आंसर आ चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका एक विकट 4.8 मीटर लंबा है। ठीक है, उसका विकट इतना है, उसका क्षेत्रफल पता करना, वर्ग की बात हो रही है। ठीक है, वर्ग, देखो इसमें मिल तो जाते हैं फीचर्स, बट आई एम नॉट दैट मच श्योर। या ये अच्छा है ना। ठीक है, ये है आपको, ये दे रखा है आपको वर्ग, और आपको क्या दे रखा है, एक उसमें विकट दे रखा है। विकट की जो लंबाई है वो 4.8 है, यानी कि ये क्या है आपकी 4.8 है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, अगर ये भुजा ए होती है, जैसे कि अगर ये भुजा ए होती है और ये भी ए होती है, तो जो विकट आता है वो कितना आता है, तब क्या आता है आप ये बताइए। आप कहोगे ये ए होगी, ये होगी, तो क्या ये तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। विकट क्या होता है, के स्क्वायर का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप कहोगे ये क्या होगा, 2a² हो जाएगा, यानी कि √2a होता है। तब ये क्या होता है, ये √2। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं किसकी वैल्यू निकाल रहे हो, ये √2a की वैल्यू 4.8 है, √2 की वैल्यू √2 a की वैल्यू 4.8 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.8 अपॉन √2, ये आपकी a की वैल्यू हो गई। अब आपको पूछा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे पता करोगे, ये क्या है आपका 4.8 है। अच्छा एक बात बताओ, क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है, यानी कि 4.8 अपॉन ये √2 भी है, ये √2 भी है नीचे, अपॉन √2 का स्क्वायर करना है आपको। अच्छा 4.8 का मतलब क्या है, हम पॉइंट बाद में लगा लेंगे, हम सोच के चल रहे हैं कि हमें 48 की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 48 की वैल्यू फाइंड करनी है। 48 का स्क्वायर पता होना चाहिए। पता करने के लिए हमें कैसे करते हैं, देखो 48 किसके पास, 50 के पास है, 50 के कितने पास है, आपको 50 से 2 कम है ये 48, आपको 50 से 2 कम है, तो आपको क्या करना है फिर 25 से 2 कम करना पड़ेगा। आप कहोगे 25 से 2 कम क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये 50 से 2 कम था, हमने 25 से 2 कम कर दिया। क्या किया है तुमने, 2 कम किया है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर क्या होता है 0,4, दो डिजिट लिखनी पड़ेंगी, 4 नहीं लिखना, 0,4 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 0,4 लिखना पड़ेगा। आपने कहा कि 2.1 के बाद पॉइंट भी तो था मैम, अब स्क्वायर करोगे तो दो डिजिट हो जाएंगी। 2 डिजिट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो आपने अगर इन 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ है √2, नीचे क्या है √2 है। अब √2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √2 क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √2 तो 2 बन जाएगा। आप इसके नीचे क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। अब ये क्लियर हो गया होगा। अब शॉर्ट में आपको मैंने बताया स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जब भी आपकी वैल्यू 40 to 50 के बीच में हो तो इसी तरीके से करो, देखो कितना कम है या कितना ज़्यादा, नहीं 40 से 60 के बीच की निकाल सकते हो। 50 में क्या 2 ज़्यादा है तो 25 में 2 जोड़ दो, जो जोड़ा जो घटाया उसका स्क्वायर करना पड़ता है। अगर वो सिंगल डिजिट होती है तो 0 लगा के आती है, अगर वो 2 डिजिट बन गया, जैसे 4 होता तो 16 आ जाता, फिर आपको 0 नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वो 2 डिजिट अपने आप में 2 डिजिट हैं। क्लियर हो गया होगा आपका। आप इसको करो, ये 1, ये 5 और ये 7, ये कितना आ जाएगा 11.52, सॉरी 52 आएगा, तो क्या आएगा ये 252 आ जाएगा। ठीक है 1152, 11, 5 और 2, हाँ ठीक है 1152 आपकी मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ नहीं, आपको छोटा सा एक इक्वेशन दे रखी है, ये आपको सॉल्व करनी है। पहले इसको नीचे लेके आते हैं, व्हाट टू डू। अब देखो इसको, ये है 1020, ये है 1020, फिर क्या करोगे डिवाइड करोगे।
अब ब्रैकेट लगाओगे, ये करोगे 4/3, ऑफ करोगे। अच्छा सबसे पहले ऑफ सॉल्व करना पड़ता है, आपको पता होगा, ठीक है। फिर 26 + 4 है, इसको ऐसे ही लिख लो क्योंकि ऑफ करना है लेकिन ब्रैकेट का करना है ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा, तो सीधे लिखो इसको। और ये क्या करना पड़ेगा, माइनस ये 11 33 चौथी 35, ये आ जाएगा 35, 35 आ गया और ये आ गया नीचे 3। क्लियर हो गया होगा ये आपको, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो आगे, ये 4/3 ऑफ की जगह क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है एक तरीके से, 30 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, ये माइनस है आपका 35/3, 35/3 है ये। और बाहर आपका क्या चल रहा है, ये 1020 डिवाइड में चल रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे 12, ये हो जाएगा 120 माइनस के 35, ठीक है। और 1020 यहाँ चल ही रहा है, 1020 डिवाइड में चल रहा है, 1020 डिवाइड में चल रहा है। और ये क्या आ जाएगा आपका, ये 3 चौक 12 और 120 माइनस 35, 120 माइनस 35 और ये क्या आ जाएगा नीचे 3। अब क्या हो सकता है, ये डिवाइड में जो है वो मल्टीप्लाई में जा सकता है, इसको लिखो 1020 मल्टीप्लाई, ये 3 को ऊपर रहने दो, देखो 20 जाएगा तो 100 बचेगा, 15 जाएगा तो 85 बचेगा। ये कितनी बार जाएगा 85 से, ये 1020 कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 12, ठीक है, ये 12 बार जाएगा। और 12 12 24 बात 36, ये 36 आ जाएगा आपका आंसर, 36 आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये भी सॉल्व करना था और ये मैं तो प्रीवियस से लेके आई हूँ, जैसा कि मैं रोज बताती हूँ, तो ये तो कहने आना मत। अच्छा छोड़ो, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। इसने बोला 2 4 5 और 7 5 1 जो भी है 7 सही 1/5 के मध्यानुपाती को एक सम अभाज्य संख्या से विभाजित कीजिए। आपको पता है सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, मतलब इवन भी हो, ऐसा होता है इवन भी हो और अभाज्य भी हो, सह अभाज्य संख्या। तो आप क्या करोगे, उसकी एक नंबर होता है, वो होता है 2 होता है आपका, जो इवन भी होता है और एक अभाज्य संख्या भी होता है। तो क्या हो जाएगा 2 आपका वो नंबर होगा, यानी कि उसने कहा है कि एक सहअभाज्य संख्या से भाग दीजिएगा, तो 2 से भाग देना है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, इसका मध्यानुपाती पूछा है आपसे, इसने एक वर्ड क्यों जोड़ा है, या तो मध्यानुपाती पूछता है, वर्ड जोड़ने का मतलब ये था पूछ रहा है कि तुम्हें 2 पता है नहीं पता है, तो आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, 2 4 5 ये आ जाएगा आपका 2 4 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देना 35 और 36, इसका रूट लेते हैं, क्या होता है ये रूट में जाता है। ए और बी मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या होता है, मध्यानुपाती निकालने के लिए आपका ये रूट में जाएगा। ये कितनी बार जाएगा 5 चौक 20 पनम 45, ये आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई बाई 36, ये आ जाएगा 7 और 6, ये आ जाएगा 42, ठीक है 42 आपका आ गया ये। लेकिन जैसा कि हम भी भूल गए कि 2 से डिवाइड देना था, उसने बोला है कि सहभाज्य संख्या से आपको भाग देना है, तो सहभाज्य संख्या आपकी 2 है, 42 में आप 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 21, 21 विल बी योर आंसर, ठीक है 21। आगे बढ़ते हैं, देखो एक कर्मचारी के वेतन पहले 25% की वृद्धि करता है, फिर 12% की कमी हो जाती है, उसके वेतन प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो पहले आप 25% की वृद्धि कर रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो 12% की कमी कर रहे हो, ठीक है। तो कमी 25 वृद्धि को प्लस से लिखते हैं और कमी को 12 लिखेंगे, माइनस के 12, ये माइनस के 12 25 और ये 100, ये 4, ये 3, ये कितना आ जाएगा 2 यानी कि 3, और ये कितना आ जाएगा 13, यानी कि प्लस का 13 माइनस के 3, तो 10% की, और कुछ नहीं प्लस का साइन ही तो आया है, नेगेटिव तो नहीं आया, नेगेटिव आता तो कमी होती, इसने बोला सॉरी प्लस का ही है, तो प्लस का 10% की वृद्धि हो गई। क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको करने के 2 तरीके हैं,
कभी कभी कमेंट आता है मैम 2 तरीके से बताइए, शॉर्ट भी बताइए। जब शॉर्ट बताते तब भी बच्चे कमेंट करते शॉर्ट बताइए और दूसरे तरीके से भी बताइए। सॉरी गलत बोल रही हूँ, बच्चे कहते हैं कि मैम शॉर्ट तरीके से बताइए आप, जबकि शॉर्ट बताती हूँ। और कुछ कुछ बच्चों के आते हैं कि बेसिक से होता है काम, तो ठीक है दोनों ही बताऊंगी, बेसिक भी बताऊंगी और आपको शॉर्ट भी बता दूंगी, ठीक है। यह है त्रिभुज एबीसी में ए बी सी बी 90 डिग्री। देखो जब भी कभी आपको ऐसा दे रखा होता है ना बी, तो ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। बी पर क्या है, आपको 90 डिग्री बनाना है। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया, ठीक है। इसने बोला है कि साइन ए की वैल्यू 1/2 है, साइन ए की वैल्यू 1/2 है, तो ये क्या है, साइन 30 की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 30 हो गई। अगर ए की वैल्यू 30 हो गई तो बची कुची वैल्यू क्या हो गई, 60 हो गई। और आपको क्या पूछा है, कॉस सी पूछा है, यानी कि कॉस 60 डिग्री पूछा है। तो क्या जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की वैल्यू नहीं होती? आप कहोगे हाँ वही होती है, तो 1/2 ही तो आंसर आ जाएगा। ये क्या हो गया, अब लॉन्ग हो गया, ये वाला शॉर्ट हो गया है, ठीक है, शॉर्ट हो गया क्योंकि बच्चे शॉर्ट को लॉन्ग बोलते इसीलिए बोल दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, अपने बच्चे हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसका अगर लॉन्ग मेथड में आपको देखना है तो कैसे करोगे, देखो साइन ए की वैल्यू 1/2 दे रखी है। साइन ए होता क्या है, साइन ए होता है 1/2 होता है, यानी कि साइन लाल बट्टे कक्का होता है, यानी कि लंब बट्टे कड़ होगा। क्या होगा, लंब बट्टे कड़ होगा, ठीक है। ये हो गया लंब बट्टे कड़। लंब क्या है आपका 1 हो जाएगा और कड़ आपका 2 हो जाएगा, तो ये √3 नहीं हो जाएगा, तभी तो 2 बनेगा। 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 2 बनेगा, यानी कि जिसको नहीं पता वो 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 + 3 = 4 और इसका रूट लगेगा तो 2, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये 2 बनाए तो यहाँ नीचे √3 रहा होगा, ठीक है। ये उसके लिए जिसका थोड़ा सा नहीं समझ में आता किस तरीके से होती है, ये हो गया, ठीक है। आप देखो इसको, साइन ए की वैल्यू ये हो गई। अब आपका ये सब पता पड़ चुका है, आपको कॉस सी की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है, सी की तरफ से। अब कॉस सी की तरफ से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस सी की तरफ से करोगे तो लंब होगा, ये तो कड़ ही रहेगा तो ये आधार हो जाएगा, है ना। अब आप कॉस सी की बात कर रहे हो तो क्या होता है आधार, जब हम बात कर रहे थे साइन 30 की तो वैल्यू क्या आती है आपकी, साइन 30 में करते तो वैल्यू आती है आपकी ये साइन 30 की, तो लंब बटे कड़ होता है, इसके हिसाब से ये लंब होता, ठीक है। ये √3 होता, ये लंब होता, और ये मतलब 1 होता आपका, यहाँ 2 1 होता, ठीक है। ये होता 1, ये होता आपका 1 और ये होता √3, ठीक है। ये बी की वैल्यू है, ये होता √3। अब अगर आपसे कॉस सी की वैल्यू पूछी है, कॉस सी की वैल्यू कैसे पता करोगे, कॉस सी में क्या होगा कि आधार क्या होगा 1, इसके हिसाब से ये आधार हो गया, यानी कि साइन के हिसाब से जो लंब था, साइन जो एंगल के हिसाब से, क्या एंगल के सामने क्या होता है, लंब होता है, यानी कि साइन के हिसाब से जो लंब था ये कॉस सी के हिसाब से वही आधार का काम करेगा, उसके हिसाब से ये लंब होगा क्योंकि उसके एंगल के आगे ये दिख रहा है √3 आपको। तो इस तरीके से आप क्या लिखोगे यहाँ, ये आ जाएगा 1/2, 1/2 विल बी योर आंसर हियर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब हमने साइन के हिसाब से कर रहे थे तो साइन के हिसाब से लंब ये था, और कॉस अगर सी के हिसाब से करेंगे तो लंब ये कहलाएगा, तो आधार ये हो जाएगा। कड़ कभी चेंज नहीं होता, कड़ इतना ही रहता है। ये चीजें आपकी हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो कि एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। तो देखो 200 मीटर यहाँ पे उनके बीच की डिस्टेंस थी, ये पुलिस खड़ी होगी, चोर तो हमेशा आगे ही रहेगा, यहाँ रहेगा, पकड़ा जाएगा तब नहीं रहेगा, पकड़ने से पहले आगे रहेगा। ये 200 मीटर इसकी डिस्टेंस हो गई, 200 मीटर की डिस्टेंस से चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर/h और 11 किलोमीटर/h की चाल से भागते हैं। आप बताइए हमेशा ही पुलिस वाला ही तेज भागेगा तभी तो पकड़ पाएगा। हम कह रहे हैं कि अगर पकड़ भी रहा है तो किस तरीके से पकड़ेगा कि वो तेज भागेगा, यानी कि पुलिस की जो है वो क्या है 11
किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई, इसकी क्या हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। अब क्या है, हमें क्या करना है, उसने कहा है कि 9 मिनट बाद उसके बीच की दूरी कितनी होगी, 9 मिनट के बाद बताइए दूरी कितनी होगी। तो हमने कहा देखो आप एक बात देखो, 9 मिनट की बात कर रहे हो तो यानी कि 9 मिनट बाद की दूरी है। अगर हम 9 मिनट तक की दूरी निकाल लें, 9 मिनट की दूरी निकाल लें और उसको टोटल दूरी से घटा दें, 9 मिनट की दूरी को, सपोज ये कोई टोटल दूरी है, इसमें हम 9 मिनट की पता कर लें कि 9 मिनट यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, 9 मिनट की निकाल दे घटा दें, तो क्या बाद की दूरी नहीं पता पड़ जाएगी? 9 मिनट की दूरी घटा दोगे तो बाद की दूरी पता पड़ जाएगी। तो आप सबसे पहले 9 मिनट की दूरी निकालो, तो डिस्टेंस करोगे, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड और टाइम का ये होता है मल्टीपल होता है। स्पीड क्या होगी, हमें सापेक्ष चाल लेनी है, मतलब एक तरीके से कि दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो माइनस होगा। माइनस कैसे होगा, 11 में से 10 जाएगा तो 1 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मिलेगी ये। टी क्या होगा, टी कितना है, 9 मिनट की बात हो रही है, 9 मिनट की बात हो रही है। अब आपसे आंसर किस में पूछा है आप बताओ, मीटर में पूछा है, तो अब हर चीज को क्या करो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, इसको सेकंड में चेंज करो, सेकंड से सेकंड कट जाएगी, मिनट आपका आंसर आ जाएगा। आपने कहा ये 1 है, हमें 5/18 करना पड़ेगा, और आपने कहा कि 9 है, हमें 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 दूनी 18 है, ये हो जाएगा 30, 5 15, 150 मीटर की दूरी आपकी आ गई। यानी कि 9 मिनट तक वो 150 मीटर की दूरी तय कर चुका है। तो बाद की दूरी क्या होगी, बाद की दूरी 200 मीटर में से 150 घटा दो, ये आ जाएगी 50 मीटर। 50 मीटर की दूरी बने बचेगी आपकी, और 50 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, हमने 9 मिनट तक की दूरी निकाली, 9 मिनट की दूरी को पूरी टोटल दूरी में से घटा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको देखो, इसने बोला है कि 1.55 स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर मान लो, और ये ए बी मान लो, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान बताइए, ठीक है। तो अगर मान लो मैं, अब देखो ये है आपके पास कुछ फॉर्मूले टाइप से दिख रहे हैं, ये फॉर्मूला अब इसको सॉल्व नहीं करना, ये मैंने इसीलिए लिया क्वेश्चन क्योंकि एक क्यू वाला ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन ये भी है मान लो, तो मैंने इसीलिए लिया। कभी कभी हम इसको देखते हैं, हम सॉल्व करने की सोचते हैं, शायद इसमें ना भी सॉल्व करोगे, स्क्वायर वगैरह में दिख रहा है तो आप समझ जाओगे फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी देखो अच्छे से कि ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आपने कहा प्लस जब आता है ना तो उधर माइनस होता है, और वो क्यू के फॉर्मूले में आता है, क्यू के फॉर्मूले में आता है हमारा। यानी कि अगर मैं इसको देखूं, ये स्क्वायर स्क्वायर है, इसका क्या बनेगा, ए प्लस बी, यानी कि एक ब्रैकेट में 1.55 और प्लस 0.55 बनेगा, एक में 1.55 माइनस 0.55, ये तो बनेगा नहीं। ए प्लस बी, ए माइनस बी बनता है इसमें, तो ये तो होगा नहीं। इसको देखो, ये स्क्वायर प्लस का स्क्वायर है, ये तो कुछ बनता ही नहीं, तो बीच की टर्म है, ए प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी प्लस का स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी नहीं बनेगा आपका, इस तरीके से आएगा। ये प्लस का क्यू तो होता नहीं है, लेकिन माइनस का क्यू होता है, क्योंकि माइनस है तभी बीच में प्लस आया होगा, माइनस है तभी बीच में प्लस आया होगा। आप कहोगे लेकिन मैम उसमें एक चीज़ और होती है, आप नहीं बता रहे हो, उसमें होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी भी तो होता है, और फिर उसके बाद होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो मैं कहूँगी ए प्लस, ठीक है, 1.55 में से 0.55 घटाना, क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे वही वैल्यू आएगी, इसीलिए ये उलझाने वाला उस तरीके से क्वेश्चन था, अच्छे बच्चों के लिए नहीं था, पर जो हमारे प्यारे दूसरे बच्चे हैं जो थोड़ा सा मैथ को नहीं हाथ लगाते हैं उनके लिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, ये है कोसेक 56 कॉस 34 माइनस कॉस 59 कोसेक 31। आप देखो इस क्वेश्चन को, कोसेक 56 है, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर 0 है, ये अभी से बता दिया। अब कैसे 0 हुआ ये देखो, ये है कोसेक 56 और ये हो जाएगा कॉस 34, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कॉस 59, ये हो जाएगा कोसेक 31, ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप देखो, कॉस के नीचे इस कोसेक को हम कैसे साइन करके लेके जा सकते हैं नीचे, यानी कि इसको कॉस 34 ही रहने दो, इसको साइन 56 रहने दो, ये माइनस कर दो, ये कॉस 59 कर दो, ये साइन कर दो, इसको साइन 31 कर दो। जब भी आपके अपॉन में ऐसे हो, कॉस बट्टे साइन हो, कॉस बट्टे साइन हो, या साइन बट्टे कॉस हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना होता है, अगर इनका सम अगर 90 डिग्री बन रहा होता है,
अगर इनका सम है वो 90 डिग्री बन रहा होता है तो आप इसको 1 लिख सकते हो, इसको 1 लिख सकते हो, और ये 0 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। पर हमने इसको 1 क्यों लिखा, बस इतना एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑलरेडी मैं इसको 2 बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी क्लासेस में, एक बार और सही। कुछ बच्चे जो क्लास को पहले वाली को नहीं देखते, प्लीज़ देखो। अगर मैथ में आपको ऐसा लगता है कि मैथ तो हाँ नहीं होगा, ये कहना भूल जाओगे, बस इतना मैं गारंटी दे रही हूँ, कहना भूल जाओगे कि नहीं मैथ्स नहीं होगा। आप देखो ये है cos 30, इसको यही रहने दो। अब जो साइन आपका है इसको क्या करे, साइन क्या करेगा, cos साइन ही रहेगा। ये 90 माइनस, अगर 56 को हम क्या करेंगे 90 माइनस 34 कर दें तो क्या आएगा, 56 ही आएगा, यानी कि निकल के तो वही आएगा, 56 ही निकल के आएगा। पर क्या करेगा साइन, क्या करेगा साइन कहेगा मैं चेंज हूँगा। अब आपने 90 माइनस कर दिया, अब मुझे चेंज होना है, मुझे चेंज तो होना है, cos 34 मुझे चेंज होना है, और मैं पर पॉजिटिव ही रहूँगा क्योंकि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ, ठीक है, मैं पॉजिटिव ही रहूँगा। और मैं क्या करूँगा cos ये वाला एंगल ले लूँगा, 34 ले लूँगा, तो ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम कहते हैं कि ये 1 हो जाता। बार बार नहीं सॉल्व करना, आपको समझ में आ चुका है, ये आपका हो जाएगा और आपका इसका 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 30 छात्रों के समूह में एक टेस्ट के लिए दिया, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी के छात्रों का औसत स्कोर भी 62 है। तो आपसे पूछे समूह का औसत स्कोर कितना होगा। अगर मान लो कोई भी कितने भी स्टूडेंट हो, आधों का भी वही स्कोर है, आधों का भी एवरेज वही है और बाकी के का भी एवरेज वही है, ठीक है, तो टोटल का एवरेज भी वही होगा, ऐसा होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको सॉल्व करना है तो आप लिखोगे कि 12 का 62 है तो 12 का 62, ये सम आ जाएगा, क्या आ गया सम, 12 स्टूडेंट का सम आ जाएगा, 12 का 62 है तो ये 12 का सम आ गया, ये आ गया 12 सम। और अगर बच्चे कितने हो, आप कितने बच्चे, 18, ये आ गया। अब ये देखो जो भी आएगा, हमें मान लो यही लिखा हमने, यही सम यही तो होगा, सम यही है, इसको मल्टीप्लाई में रहने देते हैं। उसने बोला कि टोटल का बताइए, टोटल का क्या होगा, टोटल कितने हैं 30 हैं, ये 12 हैं प्लस ये 18 हैं। आप क्या करोगे, इसमें 62 को कॉमन ले लोगे, 12 प्लस 18 ये 30 हो गया, ये क्या आ जाएगा 62 और ये हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 62 आपका आंसर बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर आधे का भी वही हो, अगर बाकी के आधे का भी वही हो तो एवरेज स्कोर वही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको दे रखा है x प्लस 1/x की वैल्यू 2√10 दे रखी है, आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 2√10, ये दे रखी है आपको, और आपको बोल रखा है कि x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू बताइए, ठीक है, ये दे रखा है आपको x माइनस 1/x की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी, वो होगी जो दे रखा है प्लस में उसका स्क्वायर कर दो, और माइनस यहाँ माइनस है तो माइनस कर दो 4, ये कितना आ जाएगा 40, 2 दूनी 4 और 4 का 10 में होगा तो 40 माइनस 4, ये आ जाएगा 36 का, ये आ जाएगा 6, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। क्यों निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लो इसको हम a मान के चल रहे हैं, ये जो वैल्यू निकल के आई है a की वैल्यू निकल के आई है, a मान रहे हैं, x माइनस 1/, को a मान रहे हैं, तो ये क्या होगा AQ, और ये माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा 3a, ये होता है। तो AQ की वैल्यू क्या है आपकी 6Q प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है, ये 18 हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा, 8 9 10 11 12, ये कितना होगा 4 1 2 3, ये 2 234 इसका आंसर आ जाएगा, 234 इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा, प्लस का था तो माइनस में चेंज किया, माइनस के बाद जब हम क्यू में जाते हैं तो हम AQ करते हैं, जो भी यहाँ आया उसका क्यू करते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस आता है, 3a हो गया, और आपको इस सॉल्व करके 234 वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु है, इसकी सभी भुजाएं क्या हैं आपको बराबर मिल रही हैं, अगर इसका परिमाप 3a क्या है 36 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल क्या कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल होता है √3/4
भुजा स्क्वायर होता है, भुजा कितनी निकली आपकी 12 निकली, तो यानी कि √3/4 12 मल्टीप्लाई बाई 12 4 12 12 36 √3 36 √3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 36 √3 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 9 है और एक उभयनिष्ठ आंतरिक की लंबाई 5 है, दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये नए तरीके का क्वेश्चन है जो आपका CGL में इस बार पूछा हुआ है। एक न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन पहली बार आया है ये, इसको हम देखते हैं किस तरीके से इसने बोला है। देखो, इसने बोला दो वृत्तों की एक उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई 9 है, इसको L1 मान लो, ठीक है। उसने बोला कि एक उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई 5 है, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनफल आप किस तरीके से ज्ञात करोगे, इसके लिए एक होता है एक फॉर्मूला आपके लिए, आपके पास होता है एक फॉर्मूला। फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करना है, आप लिखोगे 4, ये होगा आपका R1 R2 L1 का स्क्वायर माइनस L2 का स्क्वायर। L1 आपका क्या है बाह्य वाली, L2 क्या होगी आपकी आंतरिक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई। ये आप लिखोगे 4, R1 R2 की वैल्यू तो फाइंड करनी है, गुणनफल पता करना है। L1 की वैल्यू आप क्या रखोगे 9 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा फिर आपका 5 का स्क्वायर, ये होगा 5 का स्क्वायर। ये एक में 9 + 5, एक में 9 - 5, ये हो जाएगा 4, ये 9 10 11 12 13, तो R1, तो जो R1, ये R1 R2 क्या हो जाएगा, नीचे 4 चला जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 13 आपका आंसर। क्या ही हो गया है आज, ये 14 आएगा, ठीक है 14 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 से 4 कट जाएगा, तो R1 R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, R1 R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 14। क्लियर हो गया होगा आपको, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 14 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वही हो गया, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25 और 144 है तो संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। अगर त्रिभुज है उनका, अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है कितना 25 और 144, तो आप सबसे पहले दो ट्रायंगल बनाइए। ये हो गए आपके दो ट्रायंगल, ठीक है। अगर इस तरीके से इसने बोला कि एक का जो है, एक का अगर क्षेत्रफल का अनुपात 25 है और एक का 144 है, इस तरीके से इसने बोल रखा है, ठीक है। तो इसने बोला कि संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। मान लो ये ABC हो, ये DEF हो, मान लो ये दो आपके ट्रायंगल हैं। अगर आपको इसका एरिया ये A1 है और ये A2 है, ये भुजाएं हैं, तो जो क्षेत्रफल होगा जो 25 है और जो 144 है, ये क्या है A1 का स्क्वायर करके बना हुआ होगा और ये A2 का स्क्वायर करके बना होगा। अब क्या करोगे, A1 A2 निकालोगे, जब आप A1 अपॉन A2 निकालोगे तो क्या करोगे, रूट कर दोगे, किस में कर दोगे 25 का कर दोगे और 144 का कर दोगे। ये 5/12, 5/12 विल बी योर आंसर, 5/12 विल बी योर आंसर। ये क्या होगा आपकी भुजाओं का अनुपात निकल के आ जाएगा, भुजाओं का अनुपात ये हो जाएगा। आपको एरिया दे रखा था, एरिया क्या होता है भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, इस पर रूट चढ़ेगा 5/12 आ जाएगा। इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस अभी हो चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा ढंग से और खुश रहिएगा, ठीक है। वो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, खुश रहना। और उसके अलावा कोई चीज़ें हों, जिस तरीके से अभी मैंने जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चंस को उठाया हुआ है, अगर आपको कोई रेलवे के कोई भी सेट है, जो कोई भी अगर रेलवे का आपको सेट चाहिए, आप बताइए, उस तरीके से बताना कि मैम हमें रेलवे का सेट भी चाहिए और ये कौन सा चाहिए। जैसे कि मैंने अभी तक आपको CBT 2 के 3 करा दिए थे सेट, और मैंने ग्रुप D के भी आपको 2 करा दिए थे, और अभी आपके लेटेस्ट क्वेश्चन चल रहा है जो 2024 में पूछे गए। जो सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं आपके आने की वो 2024 की ही हैं,
क्योंकि क्या होता है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं टीसीएस में, ये आपको पता होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको ये क्वेश्चंस कर रहे हो आप, तो आप उन क्वेश्चंस के यूज टू हो या उन क्वेश्चन को ग्रो थ्रू कर रहे हो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा आने की चांसेस हैं। तो सबसे पहला तो ये, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हमें तो वो क्वेश्चंस भी करने के आप, क्योंकि देखो टीसीएस दिन ब दिन ईजी होता जा रहा है, ये आपको भी पता है। ऐसा नहीं है कि ये जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे तो उसमें सब हार्ड मिलेंगे। आपको मैक्सिमम 4 या 5 क्वेश्चंस मिलेंगे ठीक ठाक, अदरवाइज आपको ये सब ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जैसा मैं करा रही हूँ। मैं सेट लेके आती हूँ, ऐसा नहीं कि हार्ड को छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप एक बात बताओ, आपको अगर ये आ जाएंगे तो आपका यहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा सबसे पहले तो। रही बात 3 या 4 की, पूरा पेपर अटेम्प्ट कोई भी नहीं करता, चलो लोग कुछ करते भी हैं, उस तरीके से हम पूरा ही करेंगे। लेकिन आपको यहाँ से मोस्ट ऑफ द आइडिया लग रहा है कि मैथ्स तो फिर भी ईजी आएगा, जो मुझे काम करना है रीजनिंग पे करना है, क्योंकि वहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट वाले आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, और वो थोड़ा सा मुझे लगता है प्रैक्टिस कंपैरेटिव ज़्यादा मांगते हैं, तो उन पे प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है, जीएस पे अच्छी खासी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो टीसीएस की जीएस है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है मेरे हिसाब से। अगर तुमको सबसे ज़्यादा काम करना है, आप ना जीएस पे भी काम कीजिए। क्यों? क्योंकि जीएस का जो पोर्शन है वो बहुत हार्ड आता है, और वो एक पर्टिकुलर आता है कि आपको डांसेस फॉर्म्स और कौन से वाद्य यंत्र कौन बजाने वाले, ये सब तरीके क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे, उन पर भी काम कीजिए। मतलब ओवरऑल पेपर पे काम कीजिए, और मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।